डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जितने भी पेशे दुनिया में हैं, उनमें सर्वोपरि पेशा डॉक्टर का है। जब इंसान की जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है, ऐसे में एक डॉक्टर ही है जो उम्मीद की मिसाल जलाता है। आज हम पिथौरागढ़ के एक ऐसे ही डॉक्टर की बात करेंगे जिन्होंने अपनी उल्लेखनीय कार्यों से कीर्तिमान हासिल किया है। 2 जुलाई सन 1984 को डॉक्टर गिरधर बोरा का जन्म पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव चौरासी में हुआ। बचपन से ही मेधावी प्रवृत्ति के श्री बोरा का सपना हमेशा डॉक्टर बनने का रहा है। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर आप वर्तमान में पीजीआई चंडीगढ़ में यूरोलॉजिस्ट विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यूरोलॉजिस्ट के रूप में आप देश के साथ ही साथ पूरे एशिया के पहले रोबोटिक सर्जन हैं। हाल फिलहाल में ही आपको अमेरिका के प्रतिष्ठित चक्रवर्ती फेलोशिप सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। पिथौरागढ़ का नाम चिकित्सा जगत में जिस तरह से आपने रोशन किया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। आइडल टॉक विद दीप्ति की आज के इस एपिसोड में चलिए करते हैं एक संक्षिप्त सी मुलाकात डॉक्टर गिरधर बोरा जी से। सर, जैसे कि हमें पता लगा कि आप लोग 4 भाई हैं। 4 में से 2 भाई इंजीनियर्स और 2 भाई डॉक्टर्स। तो जब अपने से 3 बड़े भाइयों को डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए देखा, तो बचपन में मतलब क्या पीयर प्रेशर कैसा था? डेफिनेटली पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि मैं जब भी अपने स्कूल जाता था तो अपने भाइयों की फ़ोटोग्राफ्स प्रिंसिपल ऑफिस में देखता था और हमारे घर में काफ़ी डिस्कशंस होते रहते थे। तो अगर आप मान लीजिए 6th में पढ़ते हैं तो आपके घर में ऑलरेडी 8th की का डिस्कशंस हो रहे होते हैं। तो हमारे जैसे आप डाइनिंग टेबल डिस्कशंस देखेंगे तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चंस थ्रो करते थे। जो उसके आंसर देता था तब भाई लोग उसको प्रेज़ करते थे। तो हमारे घर में मैक्सिमम डिस्कशंस ऑन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स पे हुआ करते थे, बिकॉज एंड सम टाइम इन मैथमेटिक्स। तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम बट इट वाज क्वाइट एंजॉयबल। लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि आपने अपना बचपन जो है उसे मिस किया कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरे परिवार का माहौल जो था वो एकेडमिक था, पढ़ाई की तरफ था? मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बचपन में खोया, बिकॉज हमारी जो जनरेशन थी उसमें पढ़ाई को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो जैसे कि हमने स्विमिंग बाद में सीखी, टेनिस खेलना सीखा, वो भी बाद में सीखा, क्योंकि चाइल्डहुड में केवल इवन हर कोई हमारे पेरेंट्स भी केवल पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे। तो डॉक्टर बनने की ये जो इंस्पिरेशन थी, ये कौन सी एज में डेवलप हुई सर? मुझे लगता है कि मैंने जब 10th में था तब मुझे लगा कि मुझे अपने भाई के जैसे डॉक्टर बनना चाहिए। तो उस टाइम पे इंस्पिरेशन था। और मुझे लगता है कि हमारा एक्सपोजर बहुत ही कम चीज़ों में था। या तो हम डॉक्टर बनते थे हमारे लोग, या फिर इंजीनियर बनते थे, क्योंकि हमारा एक्सपोजर ही कम था। तो शायद अगर हमारा एक्सपोजर कुछ और फील्ड्स के लिए होता तो लोग कुछ और ज़्यादा फील्ड्स के लिए प्रेरित होते। तो थोड़ा सा अपनी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो मैंने 12th तो GIC पिथौरागढ़ से किया है। उसके बाद फिर मैंने ऑल इंडिया PMT से MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS की सीट उठाई थी। 5 साल MBBS करने के बाद फिर मैंने ऑल इंडिया प्री PG दिया और एम्स न्यू दिल्ली में मेरी 16 रैंक थी। तो मैंने MS जनरल सर्जरी उठाया। फिर मैंने 3 साल जनरल सर्जरी का कोर्स किया। उसके बाद मैंने अपनी चॉइस यूरोलॉजी के लिए दी और उसके लिए फिर मैंने फिर से एक सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस होता है वो दिया, और उस पर फिर एक ही सीट होती है। तो मुझे फिर से एम्स में यूरोलॉजी में सीट मिली। फिर मैंने 3 साल MCH यूरोलॉजी किया। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन PGI चंडीगढ़, और अभी मैं प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यूरोलॉजी PGI चंडीगढ़ में। सर, आज से 20 साल पहले ना मेडिकल के फील्ड में या इंजीनियरिंग के फील्ड में इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन बच्चों के लिए नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि मेडिकल या पैरामेडिकल के फील्ड पे जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं या बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जो गरीब घर का बच्चा है वो उसके पेरेंट्स एफर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनको प्राइवेट कॉलेज से MBBS की तैयारी करवा सके। तो ऐसे में आप बच्चों को क्या सजेशन देंगे कि कैसे वो मतलब अगर उनकी चाहत है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड भी कुछ करना चाहते हैं, सो व्हाट दे शुड डू और उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? ये आपने बहुत सही कहा कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले हमारे टाइम पर केवल बुक्स होती थी। अभी बुक्स भी हैं, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी कोचिंग हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कर रही हैं। तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और बहुत सारे लोग उसको अवेल करके अच्छी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। जो लोग बेचारे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है
और कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स फ्री भी हैं और वो कुछ और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और अगर वो एक मेधावी छात्र हैं तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं जिनका लाभ वो ले सकते हैं। सर कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को गाइड कर दीजिए। जैसे कि आपकी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स आती हैं जो हमारे लोगों को नहीं पता होती हैं। देयर आर जो इसमें वेबसाइट्स होती हैं, ट्रायल एक्ट की वेबसाइट होती है। और इवन आप अपने लोकल लेवल पे भी अगर आप मेधावी हैं तो लोकल काफ़ी लोग फिलैंथ्रोपी वर्क करते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है अगर आप अच्छे मेधावी हैं और आपके पास अच्छे मार्क्स हैं तो। पढ़ाई के अलावा खेलकूद में भी दिलचस्पी रही आपकी? आई थिंक शुरुआत में तो हम केवल पढ़ाई करते रहे, बट जब हमने MBBS ज्वाइन किया और कुछ भी किया तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, तो हमने बैडमिंटन खेलना, चेस, वॉलीबॉल खेलना शुरू किया। और मूवीज़ वगैरह अदर हॉबीज़? हाँ, मूवीज़ भी आई थिंक अभी हम बीच बीच में देखते थे। अभी आई थिंक ड्यू टू कोविड अब तो सारा OTT प्लेटफॉर्म्स में चला गया, तो समटाइम्स कोई सीरीज़ या मूवीज़ देखते हैं। आपकी फेवरेट एक्टर सर? फेवरेट एक्टर इज़ आमिर खान। ओके चलिए सर, अभी प्रेजेंट में आपको एशिया के पहले यूरोलॉजिस्ट सर्जन के रूप में अमेरिका में चक्रवर्ती सम्मान दिया गया है। ये रोबोटिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट हम लोगों के लिए कुछ नया सा है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए कि ये रोबोटिक सर्जरी क्या है और आने वाले समय पर इससे क्या मतलब चेंजेस आएंगे या क्या किस तरह के बेनिफिट्स जो हैं वो लोगों को मिलेंगे। रोबोटिक सर्जरी एक आधुनिक तकनीक है। जब इसको शुरुआत में बनाया गया था तो ये नासा द्वारा इसके लिए काफ़ी अनुसंधान किया गया था, और जब स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट बीमार हो जाएगा तो उसकी अगर सर्जरी करनी होगी तो उसके लिए रोबोटिक सिस्टम को तैयार किया गया था कि कोई सर्जन अर्थ पे बैठ के रोबोट की मदद से स्पेस में ऑपरेशन करे, और या फिर वॉर फ्रंट्स हैं जहाँ पर कि इन रोबोट्स का मदद किया जाएगा। बट वो उस लेवल तक हम नहीं पहुँच पाए। बट रोबोटिक तकनीक से एक तो जो हम ऑपरेशन में अगर कोई ट्यूमर निकालना है तो अगर हम अपने हाथों से करते हैं तो काफ़ी बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, और जब अगर हम रोबोट की सहायता से करते हैं तो बहुत छोटे छोटे की होल छेद होते हैं और उसके द्वारा वही सेम सर्जरी की जा सकती है। अगर हम चीरा बड़ा नहीं लगाते हैं तो एक तो मरीज़ को दर्द कम होता है ऑपरेशन के बाद, एक तो जो घाव होता है उसको भरने के लिए टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और ब्लीडिंग भी कम होती है, और जिससे कि पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो फ्यूचर में मरीज़ एक ही दिन में घर जाने लगेगा या फिर सेम डे घर जाने लगेगा रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। तो ये काफ़ी आधुनिक तकनीक है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी पेशेंट के आउटकम और बेटर होते चले जाएंगे। सर, अभी आप प्रेजेंटली चंडीगढ़ में स्टे करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहाड़ में मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ की बदहाल है, कंडीशंस मतलब टेरिबल है। तो ऐसे में कुछ ऐसा तरीका है कि वर्चुअल माध्यम से आप यहाँ के लोगों की हेल्प कर सकें या यहाँ के लोगों को गाइडेंस या अपना सजेशन दे सकें? हाँ, अभी हमारे इंस्टीट्यूट से काफ़ी टेलीमेडिसिन सुविधाएं दी जाती हैं, बट अभी चंडीगढ़ से जो टेलीमेडिसिन है वो पंजाब और हरियाणा के एरियाज़ में। बट अगर हमारी उत्तराखंड की सरकार कुछ टाई अप करती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। पर फिर से वही समस्या आती है कि हम इलाज तो बता सकते हैं, बट कुछ दवाइयाँ या फिर वो टेस्ट यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो हमें लगता है कि हमें कोई सेंटर खोलना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे पेरिफेरल एम्स खुल रहे हैं, जैसे कि एम्स ऋषिकेश में खुला है, तो ऐसे कोई अगर एम्स हमारे इस रीजन पे भी खुलेगा तो उसमें पेशेंट्स को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लाइक आपकी तो अपब्रिंगिंग पिथौरागढ़ में हुई है, आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब यहीं पे हुई है, तो आप थोड़ा सा 20 साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि मेडिकल सेवाओं में चेंजेस आए हैं पिथौरागढ़ में या पहले की जैसी कंडीशन है? क्या सुधार यहाँ पर किए जाने चाहिए? एक छोटी सी बीमारी के लिए भी अभी नियरेस्ट हम हल्द्वानी को रेफ़र करना पड़ता है, तो पेशेंट को बाहर रेफ़र करना पड़ता है, तो आपको ऐसे में क्या लगता है? मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर्स यहाँ इसलिए ज़्यादा रुक नहीं रहे क्योंकि उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग को सीख के आए हैं उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उनको अच्छी मशीन्स, अच्छी एनेस्थीसिया मशीन, अच्छे ऑपरेटिव उपकरण अगर हम दें तो वो यहाँ पर रिटेन रहेंगे, और उनको हम अच्छा रहने के लिए व्यवस्था, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करेंगे तो बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है। बट ये सब सुविधाएं न होने की वजह से अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा दिन रुक नहीं पाते। सर, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डॉक्टर के एथिक्स क्या होते हैं सर?
इस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। डॉक्टर्स के एथिक्स हमेशा क्लियर हैं कि हमने जो भी करना है डू नो हार्म, मतलब आप जो भी करेंगे उससे मरीज़ को एक्स्ट्रा कोई हार्म नहीं होना चाहिए। हमेशा वही करना है जिससे कि मरीज़ को फ़ायदा हो, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि मरीज़ के शरीर को और मरीज़ के जीवन को आपके किसी भी दवाई या फिर किसी भी सर्जरी से उसको हार्म पहुँचे। तो जो बेसिक एथिक्स है डू नो हार्म, इस पे डॉक्टर काम करते हैं। सर जैसे कि आप फॉरेन में भी रह चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ आपने विज़िट करी है, तो वहाँ की हेल्थ जो फैसिलिटी है और यहाँ का जो एक मेडिकल बच्चों का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो उसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है? हमारे वहाँ जो अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस में जो डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होती है वो ग्रेजुएशन के बाद होती है। तो आई मीन अगर यहाँ आदमी बीएससी कर लेता है उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि उस उम्र में ही बच्चा अच्छे से डिसाइड कर पाता है कि उसे क्या फील्ड लेनी है। हमारे यहाँ जबकि ये डिसीजन आपको 12वीं के बाद लेना पड़ता है, और शायद आदमी उतना परिपक्व या मैच्योर नहीं होता कि वो क्या फील्ड चूज़ करे। तो मेरे हिसाब से उनका ये सोचना बेहतर है, बट इस कारण से उनका जो करियर, मेडिकल करियर होता है और लंबा हो जाता है। तो ये दोनों ही रिस्क एंड बेनिफिट्स हैं दोनों के। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ पिथौरागढ़ दिस प्लेस, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ के यूथ को, यहाँ के बच्चों को क्या गाइडेंस आप देंगे? यहाँ के यूथ के लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रखें, नशे से अपने आप को दूर रखें और मेहनत करें, और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो आपको अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है, और शायद हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि सुविधाएं जो शिक्षा से लेकर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर जो सुविधाएं बाहर हैं वो यहाँ सीमांत क्षेत्र में बहुत कम है। तो हमें थोड़ा सा, मुझे लगता है कि प्लेन्स के बच्चों से ज़्यादा यहाँ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। Thank you so much, sir, for Thank giving you. your valuable time. Thank you. here. Thank you. So much. Thank you.